हेलो एवरीवन। तो आज है अपना डी ब्लॉक का आखिरी पार्ट नंबर 3। इसके साथ अपना डी ब्लॉक पूरा खत्म हो जाएगा और बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नीट का पूरा खेल हमने इंक्लूड किया है। इसके बाहर आपका नीट 2025 में क्वेश्चन डी ब्लॉक से नहीं पूछा जाने वाला। और जब मैं बोल रहा हूँ कि डी ब्लॉक आपका तैयार, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ जिसको बिल्कुल कुछ भी आज से पहले नहीं आता होगा, जो बिल्कुल बिलो एवरेज लड़का होगा, उससे मैं बात कर रहा हूँ। अगर तुझे भी समझ में आ गया तो इस लेक्चर का, इस वन शॉट का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं और पार्ट 3 देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्किप कर देते हैं डी ब्लॉक में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पढ़ाया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। परंतु कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो अपन यहाँ पर इसको देखेंगे और बिल्कुल आसानी से इसको भी पैक करने वाले, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल आसानी से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस सर। और ये जेईई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन आना है जेईई मेंस में, मतलब आना है। ठीक है, तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं शो करता हूं ई नॉट से। ये लिखा मैंने ई और ये नॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आज के बाद मैं ई नॉट लिखूंगा तो तुम समझ जाओगे कि सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात चल रही है। ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है सर रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये रहा सर ई नॉट, ये दो टाइप का, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बिल्कुल तैयार? ठीक है, बिल्कुल तैयार। और तुम कोशिश करो कि जिस फ्लो में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इसी के साथ तुम्हारा डी ब्लॉक पूरा तैयार हो जाए। इसके बाद बस तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी और बस 5-10 मिनट लगा के रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो आज के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है सर, अगर रिडक्शन हो रहा हो ना, जैसे देख पहले कोई एक एलिमेंट था, मान ले M+2 में था, अब वो चला गया सर 0 में, तो सर पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, अब सर 0 हो गई। सर ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, मतलब सर रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर मैं कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करने वाला हूं? रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर मैं यूज करूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी यूज करूंगा। मान ले कोई तेरे पास एक एलिमेंट था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2 थी और बाद में हो गई सर +3। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी फिर बढ़ गई, तो यहां पर मतलब इसका क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर मैं कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करूंगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में हो गई कि अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करूंगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करूंगा। ठीक है, अब यहां पर अपने को एक कसम खानी है। आज के बाद चाहे मैं डी ब्लॉक की बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं कोई सा भी सवाल हल करूंगा, अगर मैं कोई सा भी सवाल सॉल्व करूंगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल से ही सॉल्व करूंगा। आज के बाद मुझे नहीं पता सर कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। मैं अगर कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही सॉल्व करने वाला हूं, रिडक्शन पोटेंशियल से ही सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल तैयार? यस सर। अब ध्यान से देख, जो बात मैंने अभी तक आपको पढ़ाई वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि हम रिडक्शन पोटेंशियल से ही खेलते हैं। हमने कसम खा दी कि सवाल हल करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही करेंगे। ठीक है, देख पहले M+2 में था, अब M 0 में चला गया, क्या रिडक्शन हुआ क्या? यस सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा क्या? यस सर। M पहले +3 में था, अब M तेरा +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई ना, मतलब रिडक्शन हुआ ना, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा क्या? यस सर, रिडक्शन पोटेंशियल बोलूंगा। ये लिख दिया मैंने रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हर किसी को यहां तक मैं उम्मीद करता हूं खेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है क्या? सक्टी, वॉकर, मिन, फी, को, नी, कु, जन। ठीक है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है क्या? यस सर। अब सर यहाँ पर स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा हुआ? स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि तुम्हारा जो स्कैंडियम होता है ना, उसकी तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर +3। हमने लेक्चर नंबर 2 में यानी पार्ट नंबर 2 में देखा था कि जो स्कैंडियम होता है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही रहने वाली है, ना ये घटेगी ना ये बढ़ेगी। तो ना तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यूज में आने वाला है, ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज में आने वाला है। बिल्कुल तैयार? यस सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा नहीं। ठीक है, परंतु सर जिंक जो है ना, जिंक भी तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है +2। ठीक है, परंतु जो जिंक है ना साई, ये तेरा फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, यहाँ पर यह 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर
अगर जीरो होगा तो ये रिडक्शन हो गया, यहां पर मैं यूज करूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर मैं यूज करूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस सर। तो यहां पर मैंने 3D सीरीज के एलिमेंट लिख दिए। यस सर, 3D सीरीज के एलिमेंट लिख दिए। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ई नॉट, ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर देख सामने क्या लिखा हुआ है, M+2/M0, मतलब +2 वाला जीरो में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। यानी ये जो ई नॉट मैंने लिखा होगा इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोल दूं क्या? यस सर, मतलब यहाँ पर बात चल रही है कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? सर रिडक्शन पोटेंशियल की। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कसम भी तो खाई थी कि अगर सवाल करूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही करूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यूज भी नहीं करने वाला, मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है। यस सर। तो यहां पर क्या बता रखा है कि जब तुम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हो 3D सीरीज में तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब मैं टाइटेनियम से लेकर जिंक की तरफ बढ़ता हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? आज के बाद ध्यान रहेगा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देख यहां पर मैंने लिख दी सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां पर मैंने लिख दी सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बंदा सबसे ऊपर होगा वो होगा सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सबसे नीचे होगा वो होगा सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सबसे ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक लिख दिया तुमने मैग्नीशियम, एक लिख दिया तूने आयरन। अब कोई तुझसे पूछे कि भाई यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो भाई जो नीचे होगा ना, जो नीचे होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऊपर वाला होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल तैयार? यस सर। ठीक है, तो आज के बाद आपने अगर देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सारे कहां से सॉल्व होने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इनको अपन कैसे ध्यान रखेंगे? लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे आलिया मकान। ठीक है, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे आलिया मकान। ठीक है, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे आलिया मकान। ठीक है, फिर देख, जान कर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। जान कर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। मतलब मैं अगर छत में खड़ा हो रखा हूं, मैं अगर छत में खड़ा हो रखा हूं, 4th फ्लोर में खड़ा हो रखा हूं और मेरे पास सीडी है, वो बचपन में नहीं आती थी सीडी ड्राइव, सीडी। ठीक है, तो मेरे पास अगर सीडी है और अगर मैं छत से बिना देखे हुए फेंक दूं तो किसी के सर में गिर सकती है, वो किसी के सर में लग सकती है। तो वही बात लिखी हुई है, जानकर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। प्रभात मतलब अर्ली मॉर्निंग, प्रभात मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। ठीक है, तो जानकर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। फिर आगे देख क्या लिखा हुआ है, क्यों आई होगी आज बाहर, पता चला सोना फरार। एक लड़की है सोना, एक लड़की है सोना, कभी भी बाहर नहीं निकलती, अपने घर पे ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। किसी ने, किसी भी पड़ोसी ने नहीं देखा कि वो बाहर कभी घूमते हुए पाई गई। ठीक है, परंतु एक दिन ना, एक दिन ना वो बाहर दिख गई, एक दिन वो बाहर दिख गई। और कोई पूरे साल भर बाहर नहीं दिखा, अचानक से बाहर दिख जाए तो लोग क्या बोलते हैं, क्यों आई होगी आज बाहर, पता चला सोना फरार। वो फरार होने के लिए आई थी, मतलब वो किसी के साथ भाग गई, इसलिए वो बाहर दिखी। ठीक है, तो ऐसे तुमको इसको ध्यान रखना है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। मैं उम्मीद करता हूं तुम इसको याद कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे आलिया मकान। यस सर। जानकर फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो प्रभात है। यस सर। को क्यों आई होगी आज बाहर, पता चला सोना फरार। यस सर। जो सबसे ऊपर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे नीचे वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, हमने अभी थोड़ी देर पहले कसम खाई कि सवाल अगर करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही करेंगे। ये क्या हो गया, ये सर, ये क्या हो गया अपना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अगर मैं यहाँ पर आर लिखता हूं मतलब इसका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैंने है लिखा हुआ है ना, है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और एक बात आज के बाद पता लग गई कि हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। बिल्कुल तैयार? यस सर। तो आज के बाद हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0। ठीक है, और हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं ना, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट है
उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, और हाइड्रोजन से जो नीचे है ना उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये अपनी बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0, हाइड्रोजन से जो ऊपर है उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, और हाइड्रोजन से जो नीचे है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं सर डी ब्लॉक की, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की। तो जो 3D सीरीज के एलिमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखे ना, जो हमने 3D सीरीज के एलिमेंट थोड़ी देर पहले ऊपर देखे, वो सब तुम्हारे यहाँ आते हैं, वो सब तुम्हारे यहाँ आते हैं। यानी मैं बोल दूं क्या कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि वो देख हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल तैयार। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं खेल तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद मैंने क्या बोला कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, पर यहां पर एक एक्सेप्शन होता है, ध्यान से देख भाई। कॉपर, कॉपर, कॉपर क्या 3D सीरीज में आता है क्या? कॉपर क्या 3D सीरीज में आता है क्या? ये देख भाई कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर 3D सीरीज में आता है। यानी सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। और हमको ये बात पता है कि अगर हाइड्रोजन से नीचे कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, यानी 3D सीरीज के सारे एलिमेंट ऊपर, यानी सबकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, परंतु कॉपर नीचे आ गया, यानी 3D सीरीज का सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एनसीईआरटी भी इसको बोलती है। तो वो अपना कौन है सर? कॉपर है। वो अपना कौन है सर? कॉपर है। बिल्कुल बात तैयार, बिल्कुल बात तैयार, बिल्कुल मामला तैयार, बिल्कुल खेल तैयार। यस सर, ठीक है। तो वही बात एनसीईआरटी बोलती है, वही बात एनसीईआरटी बोलती है। ध्यान से देख, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर। कॉपर सिर्फ 3D सीरीज में एक ऐसा बंदा जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, वो कौन है अपना? वो कौन है अपना? सर कॉपर है। वो कौन है अपना? कॉपर है। यस सर, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देख ये अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक है ना डी ब्लॉक में, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। यस सर, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ एंड देन प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको समझो, जो हमने समझ ली, और फिर अपने को ये प्रैक्टिस करना है जो डी ब्लॉक चैप्टर में आपका दे रखा है एनसीईआरटी में। तो ये अब बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अब आप देखते ही समझ जाओगे, अच्छा मतलब बहुत आसान था यार, आज के बाद ये बहुत आसान, ये बहुत आसान। ठीक है, और अगर आप कोई वन शॉट देखोगे किसी भी टीचर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी बहुत पॉपुलर टीचर होते हैं उनका भी देख लेना, समझ अगर आ जाए तो यहाँ पर आके बता देना कि सर समझ आ गया। भाई समझ ही नहीं आएगा तुमको, इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता भाई। अगर कोई पहले से टॉपर बच्चा है, उसको अच्छे से आता है, उसको तो समझ में आ जाएगा, पर जो एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज बच्चे हैं भाई, उनको समझ आना ही बहुत मुश्किल है, वो समझ ही नहीं पाते उनको। ठीक है, पर अब मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरा खेल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ये अपने 3D सीरीज के एलिमेंट हैं क्या? यस सर, और 3D सीरीज के जो एलिमेंट है ना सर, एक बात मैंने देख दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि ये जो बंदे हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, यानी इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया, जो कॉपर था वो हाइड्रोजन से नीचे आ गया, यानी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है क्या? यस सर, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि जब हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और ये बात भी हमको पता है कि इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है सर? नेगेटिव होती है। यानी नेगेटिव में अपने को इंक्रीज करना है। मान लो इसका अगर -9 होगा, इसका अगर -9 होगा, और इसका कितना होगा सर? -1 होगा। तो देख अभी भी ये नेगेटिव में, अभी भी ये नेगेटिव में, और हम जब -9 से -1 की तरफ जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है क्या? यस सर, -1 बड़ा होता है कि -9 बड़ा होता है? सर -1 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है। ठीक है, और हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जब अपन टाइटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की वो डिक्रीज हो रही है। तो देख -9 ज्यादा नेगेटिव है ना, -9 ज्यादा नेगेटिव है ना, और -1 तो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो क्या हो रही है सर? वो तो क्या हो रही है सर? डिक्रीज हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है क्योंकि -1 ज्यादा होता है, परंतु अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की मतलब नेगेटिव वैल्यू
क्या हो रहा है यहाँ पर -9 मतलब ज्यादा नेगेटिव, -1 मतलब कम नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की तो क्या हो रही है सर, कम हो रही है ना। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ये 3rd क्लास की बात थी, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। मतलब हमको कुछ भी नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता, हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है। यस सर, आज के बाद जैसे अगर कंपैरिजन हुआ सोडियम में और जिंक में, ठीक है, तो जो ज्यादा ऊपर होगा ना उसकी रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। यानी यहां ज्यादा नेगेटिव वाला खिलाड़ी है, यहां कम नेगेटिव वाला खिलाड़ी है। यस सर, यस सर, हाइड्रोजन से ऊपर सारे नेगेटिव वाले हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगी, पर जो ज्यादा ऊपर होगा ना वो उतना ज्यादा नेगेटिव, जो ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है, यस सर, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। यस सर, तो जो जितना ज्यादा नीचे होगा ना वो उतना ज्यादा पॉजिटिव, जो ऊपर होगा वो थोड़ा कम पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात है यार, यहां सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, बीच में अपना आ गया जीरो, बीच में अपना आ गया जीरो। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3rd क्लास का खेल है, कोई दिक्कत मैं उम्मीद करता हूं नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत मैं उम्मीद करता हूं नहीं आनी चाहिए। अब देख, अब जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में तुम्हें ये चीज देखने को मिलेंगी, यहां पर ये खेल देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी जो डी ब्लॉक की है वो बस इतना बताना चाहती है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव और किसकी पॉजिटिव। भाई ये तो खेल हमने ऑलरेडी देख लिया, मतलब हमारा खेल तैयार है। तो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है कि m+2 से mn+2 से mn0 में गया, सर रिडक्शन हो रहा है क्या, सर रिडक्शन हो रहा है क्या। यस सर, मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात चलेगी क्या। यस सर, रिडक्शन पोटेंशियल की बात चलेगी। तो mn देख, mn देख, mn कहां पर है, mn देख, mn कहां पर है, ये रहा सर mn, mn ये रहा सर, मतलब सर हाइड्रोजन से ऊपर है क्या। यस सर, मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहां पर लिख दे नेगेटिव, यहां पर लिख दे नेगेटिव। सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या, नहीं, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या, नहीं। अगला देख, निकल +2 में था, 0 में आ गया, क्या रिडक्शन हो रहा है क्या। यस सर, मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की बात चल रही है क्या। यस सर, निकल को पकड़, निकल का है अपना, ये रहा निकल। सर ये तो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्या। यस सर, नेगेटिव आएगी, ये लिख दिया मैंने नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से एनसीईआरटी समझ में आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हलवा बना दिया सर अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं जिंक की। सर जिंक कहाँ है, ये रहा सर जिंक, रिडक्शन हो रहा है क्या, ये देख रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सर, नेगेटिव होगी, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है। यस सर, नेगेटिव होगी। यस सर, फिर अपन बात करते हैं कॉपर की। कॉपर कहाँ है सर, ये रहा कॉपर। सर ये तो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, सर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्या। यस सर, रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या। यस सर, पॉजिटिव आएगी, ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज जब तुम एनसीईआरटी में खोलोगे, टेक्स्ट बुक खोलोगे एनसीईआरटी की, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक देखोगे, वहां पर यही चीज आपको देखने को मिलेगी और समझ में नहीं आएगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और जो टीचर होता है ना, इसको पता नहीं क्या क्या करके बताते हैं, जो समझ ही नहीं आता, अपने को पल्ले ही नहीं पड़ता, परंतु यहाँ पर बिल्कुल आसानी से अपन को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं जिंक की। सर रिडक्शन हो रहा है क्या, सर रिडक्शन हो रहा है क्या। यस सर, जिंक का है, ये रहा सर जिंक, और रिडक्शन अगर हो रहा है और ये अपना हमको पता है हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, यानी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सर नेगेटिव होगी क्या। यस सर, नेगेटिव होगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जिंक की। तो जिंक की, ये रहा जिंक अपना, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। परंतु सर एक बात मैंने ध्यान से देखी नहीं, यहाँ पर सर रिडक्शन थोड़ी हो रहा, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। परंतु अभी मैंने आपको बताया था कि हम अगर सवाल करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल से ही सॉल्व करेंगे, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आई, परंतु यहाँ पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बता पूछ रखा, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी हमको इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। नेगेटिव लिखा था तो अब मैं लिख दूंगा पॉजिटिव, अब मैं लिख दूंगा पॉजिटिव, मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, मैंने पूरा खेल फ्लिप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। बिल्कुल तैयार। यस सर, अगला खिलाड़ी आया Mn, ये रहा सर अपना Mn, और ये अपना हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, यानी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सर नेगेटिव आएगी। परंतु यहाँ पर रिडक्शन थोड़ी हो रहा, यहाँ पर तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने खेल को, ठीक है। फिर अपना अगला खिलाड़ी आया आयरन। आयरन ये रहा सर,
हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, यस सर, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्या, यस सर। पर यहाँ पर सर रिडक्शन थोड़ी हो रहा, यहाँ पर तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मैं नेगेटिव लिखने वाला था, परंतु यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूंगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल एनसीईआरटी का आपको समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी पूछेंगे, पर हम सवाल करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल से ही। फिर अगर देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो पूरा खेल उल्टा कर देंगे, नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान ले तेरे को एक Mn दे दिया उन्होंने और एक तेरे को ये वाला दे दिया, तो देख यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। अब वो तुझसे पूछेंगे कि ज्यादा नेगेटिव कहां पर है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव कहां पर है, तो हमको कुछ ही नहीं करना, हमको देखना है जो जितना ऊपर उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव। तो Mn और निकल में देखते हैं ज्यादा ऊपर कौन है, ये रहा अपना Mn, ये रहा अपना Mn और ये रहा अपना निकल, निकल, यस सर। तो Mn ऊपर है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, बिल्कुल तैयार। तो हमारे सारे कंसेप्ट तैयार हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 या Fe+2। कितना सिंपल है, Cr+2 या Fe+2। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अपन। Cr+2, Cr ये रहा अपना, और दूसरा क्या था, Cr+2 एंड Fe+2। एक तो Cr है और एक अपना Fe है, तो ऊपर कौन है भाई, ऊपर कौन है, Cr है, यानी जो जितना ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो नीचे वाला होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या, यस सर। तो यहां पर पूछा हुआ था, यहां पर पूछा हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पर आंसर आ जाएगा Cr+2, ये वाला आंसर आ जाएगा Cr+2, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा ना वो उतना अच्छा, वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जितना नीचे होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में अपन कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर, Cr+2 है, बिल्कुल तैयार, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे आती है, अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो मेरा खेल तैयार हो जाएगा क्या, मुझे क्या कोई दिक्कत होने वाली है क्या, नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरा खेल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक मैंने कंसेप्ट आपको लिखा हुआ है, एक कंसेप्ट यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है कि अगर m ज्यादा का मतलब एक तो m+2 है और एक तेरा m0 है, तो ये वाला हो गया ना m ज्यादा, ये वाला हो गया ना m ज्यादा मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो अगर m ज्यादा जो है ना, m ज्यादा जो है ना वो अगर स्टेबल हुआ, वो अगर स्टेबल हुआ तो यहाँ पर क्या होता है ना, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाती है रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पर टेबल में, एनसीईआरटी की ये टेबल है, यस सर, ये एनसीईआरटी की टेबल है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, जब हम टाइटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं, जब अपन टाइटेनियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, यस सर। यहाँ पर क्या है -1.63, यहाँ पर कितना है -0.76, तो ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है, -0.76 है ना, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, तो -1.63, फिर -1.18, फिर -0.90, फिर -1.18, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा नहीं लग रहा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा खेल अलग नहीं लग रहा, यहाँ पर देख ये -1.18, ये तो जो ऊपर लिखा हुआ -0.90 उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो और छोटी वैल्यू आ गई, यानी नेगेटिव में बड़ी आ गई, नेगेटिव में बड़ी आ गई, नेगेटिव वैल्यू बड़ी आ गई। पर ओवरऑल बात करें अगर, तो ये तो अपनी क्या है सर, छोटी वैल्यू है ना, ये तो अपनी क्या छोटी वैल्यू है, क्योंकि -0.90 एक बड़ा नंबर होता है और -1.18 छोटा नंबर होता है यार। पर यहाँ पर खेल क्यों पलट गया, यहाँ पर खेल क्यों पलट गया, देखते हैं अपन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर m ज्यादा स्टेबल अगर हुआ, m ज्यादा अगर स्टेबल हुआ तो मोर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मोर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी जो अपना Mn+2 है ना, जो अपना Mn+2 है वो स्टेबल है क्या, देखते हैं। तो 4s2 3d5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है, यस सर।
+2 लिखा हुआ था तो मैंने 2 हटा दिए तो 3d5। क्या अपना ये स्टेबल है? क्या मैंने आपको बताया था, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, यानी ये अपना स्टेबल है। और अगर ये अपना स्टेबल है तो यहाँ पर मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या? तभी तो यहाँ पर देख मोर नेगेटिव वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पर कम नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी ना, 0.90 से बड़ा नंबर आना चाहिए था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो Mn+2 होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर मोर नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देख, जिंक के केस में भी देख, जो Zn+2 होता है क्या वो स्टेबल होता है? क्या 4s2 3d10 +2 लिखा हुआ था, ये हटा दिया मैंने तो 3d10 फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, यानी ये भी स्टेबल। यानी देख यहाँ पर भी मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। बिल्कुल बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पर देख Mn के केस में और जिंक के केस में यहाँ पर जो सीक्वेंस थी ना, सीक्वेंस थोड़ी सी बदली, यहाँ पर देख मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज Mn+2 एंड Zn+2 के आंसर स्टेबल है, Mn+2 एंड Zn+2 के आंसर स्टेबल है। ठीक है, अब एक बात देखते हैं एनसीईआरटी भी बताती है कि जो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना निकल, ये निकल दे रखा है ना, तो अगर मैं निकल +2 से निकल 0 में भेजूं तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। यस सर, मतलब जो Ni+2 होगा ना वो क्या होना चाहिए सर? वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। पर यहाँ पर ध्यान से देख, निकल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? शक्ति वक्र मिनफी कोनी 8 होता है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी 4s2 3d8 +2 लिखा हुआ था तो ये मैंने हटा दिया, d8 हो गया। क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं सर, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। और फिर भी यहाँ पर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जबकि ये स्टेबल नहीं है, फिर भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर तुमको आंसर देना है बिकॉज ऑफ हाई नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। सारा खेल एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं खुद से अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, कुछ भी मैं आपको अपने मन से नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ पर जो निकल +2 था वो स्टेबल भी नहीं था, फिर भी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ गई बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये दे रखिए देख, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला टॉपिक आया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन हैलाइड। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने आपको लगा रखी है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज के एलिमेंट की। यस सर, जो स्कैंडियम होता है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जो जिंक होता है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सर मैग्नीज +7 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? वो भी मैग्नीज ही शो करता है, +2 से लेकर +7 तक। देख कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रखता है? मैग्नीज। और सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन रखता है? मैग्नीज रखता है, +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले आया अपना स्कैंडियम। ठीक है, तो जो स्कैंडियम होता है ना वो हैलाइड नहीं बनाता, वो अपना हैलाइड नहीं बनाता। ये अपने को पता होना चाहिए, ये सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो स्कैंडियम होता है वो हैलाइड नहीं बनाता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं टाइटेनियम की। स्कैंडियम हैलाइड नहीं बनाता, टाइटेनियम की बात करें। ठीक है, तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है? +2 +3 +4। ठीक है, तो कॉमन सेंस से सोच यार, जो हैलोजन होते हैं ना उनकी खोपड़ी में चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो अगर टाइटेनियम +2 में है तो ये जो +2 है, ये जो 2 है ये यहां आ जाएगा, और ये जो 1 है वो यहां आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? Ti1x2 यानी Tix2। तो देख Tix2 बन जाएगा। अगर Ti+3 रहता तो Tix3 बन जाता, अगर Ti+4 में रहता तो Tix4 बन जाता। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर तुम्हारे 3 हैलाइड बनेंगे, किसके केस में? टाइटेनियम के केस में। Tix, Tix3, Ti
X4, सॉरी TiX2, TiX3, TiX4। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अपने को रटना नहीं है, ये अपने को रटना नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो Ti+3 था, ये लिखा मैंने Ti+3, इसका मुझे अगर हैलाइड बनाना है तो ये लिखा मैंने x-1, तो 1 को यहां भेज दे, 3 को यहां भेज दे, तो क्या बन जाएगा, TiX3 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। सिमिलरली अगर Ti+4 में होता तो TiX4 बनता कि नहीं बनता? यस सर, TiX4 बन जाता। ठीक है, तो यहां पर TiX2 बन गया, TiX3 बन गया, TiX4 बन गया। ठीक है, अब यहां पर अपने को पता होना चाहिए एक बात यहां पर पता होनी चाहिए, ये जो TiX2 बना है ना, ये जो TiX2 बना है, यहाँ पर जो X लिखा हुआ है ना, ये X तेरा फ्लोरीन नहीं हो सकता, ये X तेरा फ्लोरीन नहीं हो सकता। एनसीईआरटी बोलती है कि जो TiX2 बना है, वहां पर जो X है ना, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, पर वो फ्लोरीन नहीं हो सकता, पर वो फ्लोरीन नहीं हो सकता। तो ये बात भी तेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वैनिडियम की, तो ये बन जाएगा VX2, VX3, VX4 और VX5 नहीं बनेगा, VF5 बनेगा। यानी जो X है वहां पर सिर्फ फ्लोरीन हो सकता है, यानी ये सिर्फ VF5 बनेगा। क्या बनेगा? VF5। ठीक है, तो ये बन गया VX2, VX3, VX4 और VX5 नहीं बोलना, VF5 बोलना है, VF5 बोलना है। ठीक है, और यहां पर देख, जो ये VX4 बना है ना, जो ये VX4 बना है ना, यहां पर आयोडीन नहीं हो सकता, ये Vi4 हो सकता, सॉरी ये Vi4 हो सकता है क्या? नहीं, ये Vi4 नहीं हो सकता, यहां पर आयोडीन नहीं हो सकता, यहां पर जो हैलोजन है ना, वो अपना आयोडीन नहीं हो सकता। यानी VF4 हो सकता है, VCl4 हो सकता है, VBr4 हो सकता है, पर Vi4 नहीं हो सकता। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बात हो गई आपकी वैनिडियम की। फिर उसके बाद आती है क्रोमम की बात, तो CrX2, CrX3, CrX4 और जो लास्ट की दो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना किसकी, क्रोमियम की, वो सिर्फ वहां पर फ्लोरीन ही प्रेजेंट हो सकता है, यानी CrF5 और CrF6 होगा, CrF5 और CrX6। ठीक है, जब हम वैनिडियम की बात कर रहे थे, तो जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये सिर्फ यहाँ पर फ्लोराइड बना पाया, और जो क्रोमियम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो हाईएस्ट दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और +6, ये भी सिर्फ फ्लोराइड ही बनाती है, ये भी सिर्फ फ्लोराइड ही बनाते हैं। ठीक है, तो CrF5 एंड CrF6। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं मैंगनीज की, फिर अपन बात करते हैं मैंगनीज की। तो MnX2, MnX3, ये बन गया देख, MnX2, MnX3। तो MnX3 नहीं है, पहले तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 और +7 है ना, यहाँ पर ये कोई सा भी हैलाइड ही नहीं बनाते, कोई सा भी हैलाइड ही नहीं बनाते। ये मैंने यहाँ पर बता रखा है, ये देख, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज कोई सा भी हैलाइड ही नहीं बनाता। ठीक है, फिर जो बची हुई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनमें भी जो पीछे की दो है ना, +3 और +4, वहां पर सिर्फ फ्लोराइड बनता है, वहां पर सिर्फ फ्लोराइड बनता है। और जो पहले वाला है, यहाँ पर आपका कोई सा भी हैलाइड बन सकता है, कोई सा भी हैलाइड बन सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैग्नीज जो होता है वो +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड नहीं बनाता, +3 और +4 में फ्लोराइड बनाता है, और +3 में नॉर्मल हैलाइड बनाता है। सिंपल सी बात है, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो मैग्नीज होता है ना, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाता है क्या? नहीं सर, वो हैलाइड नहीं बनाता, नहीं बनाता सर। ठीक है, परंतु ना वो ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता? ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और फ्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है कि नहीं आ रही। X -6 -1 = 0, X = +7, X = +7। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीज +7 है, वो नॉर्मल हैलाइड तो नहीं बनाता, पर वो बनाता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड MnO3F, MnO3F। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर अपन आयरन की बात करते हैं,
तो आयरन तुम्हारा सिर्फ +2 और +3 में +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हैलाइड बनाता है। तो FeX2 और FeX3 बना दिया मैंने। और जो ये FeX3 है, यहाँ पर आयोडीन नहीं हो सकता, यहाँ पर आयोडीन नहीं हो सकता, यानी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, पर यहाँ पर FeX3 में आयोडीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर बात आती है सर कोबाल्ट की, फिर बात आती है अपनी कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट तुम्हारा +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाता है। +2 में नॉर्मल हैलाइड बना देगा और +3 में सिर्फ फ्लोराइड बनाता है, +3 में सिर्फ फ्लोराइड बनाता है। ये देख +3 में सिर्फ फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन निकल की। तो निकल अपना सिर्फ NiX2 बनाता है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाता है। सिर्फ कहाँ गया निकल, जो है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड बनाता है, तो बन गया NiX2। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर CuX बनेगा एंड CuX2 बनेगा, CuX एंड CuX2। और जो ये CuX बना है ना, यहाँ पर आयोडीन नहीं हो सकता, ये अपने को पता होना चाहिए। और जो ये CuX2 बना है, यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन हो सकता है, यानी ना तो ब्रोमीन होगा ना ही आयोडीन होगा। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। फिर एनसीईआरटी वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है, एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि हमने देखा वेनेडियम के केस में, क्रोमियम के केस में और कोबाल्ट के केस में, कोबाल्ट के केस में कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जैसे कि वेनेडियम के केस में +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो देख +5 में क्या बन रहा है, फ्लोराइड बन रहा है। वैसे ही अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +5 और +6। यहाँ पर देख +5 में भी फ्लोराइड बन रहा है, +6 में भी फ्लोराइड बन रहा है। कोबाल्ट की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, कोबाल्ट की बात करें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 है। यहाँ पर देख +3 में क्या बन रहा है, फ्लोराइड बन रहा है। यानी जो फ्लोरीन होता है ना, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है क्या, यस सर, फ्लोरीन यानी फ्लोराइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों बनता है। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, और अगर मैं बात करूं VF5 और CrF6 तो यहाँ पर हाई बॉन्ड इंथैल्पी। ये रीजन अपने को देना है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, वहां पर फ्लोराइड बनना ही फेवरेबल क्यों हो रहा है। अगर मैं वेनेडियम की और क्रोमियम की बात करूं तो बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी, और अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। तो ये था आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन हैलाइड्स, तो ये अपने को पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए, ठीक है, परंतु फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैंने आपको बता दिया। फिर अपन बात करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ये मैंने पूरी टेबल बना रखी है, ये तुम जैसे मैंने हैलाइड्स का आपको बताया वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ऑक्सीजन की खोपड़ी में चार्ज कितना होता है, जनरली -2 होता है, इसको अपन बोलते हैं मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे मुझे इसका बनाना होता तो Sc+3 लिख दिया मैंने, O की खोपड़ी में -2 लिख दिया, तो ये जो 2 है ना वो यहाँ जाता है, ये जो 3 है ना वो यहाँ जाता है, तो ये तेरा बन गया था Xc2O3। तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, बस तुमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो तुम्हारा Mn3O4 है, Fe3O4 है और CO3O4 है, ये होते हैं सर मिक्स ऑक्साइड, ये होते हैं अपने मिक्स ऑक्साइड। और मिक्स ऑक्साइड का मतलब देख, ये अपना मोनोऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन की खोपड़ी में अगर -2 चार्ज होता है ना, वो होता है मोनोऑक्साइड। पर ना ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 भी हो सकता है, ऑक्सीजन की खोपड़ी में +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं यहाँ पर ना मिक्स ऑक्साइड है। यानी देख, जैसे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन पर के आइटम प्रेजेंट है, तो वो ऐसा फिक्स नहीं है कि जो चारों के ऑक्सीजन के आइटम होंगे कि उन चारों के पास, हर ऑक्सीजन के आइटम के पास -2 चार्ज हो, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के ऑक्साइड हो सकते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन मिक्स ऑक्साइड। तो मिक्स ऑक्साइड कौन सा करते हैं, Mn3O4 वाला, Fe3O4 और CO3O4, ये आपके क्या होते हैं, मिक्स ऑक्साइड होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख, यहां पर ध्यान से देख, जो 3D सीरीज के एलिमेंट थे ना, उनके जो ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज में हमने देखा जब हम हैलाइड्स बना रहे थे तो सिर्फ यहां तक हैलाइड बने थे। ये जो +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी मैग्नीज की,
वो हैलाइड्स नहीं बना रहे थे। पर ऑक्साइड्स के बारे में अपन बात करें तो जो +7 वाला है ना वो ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर जो मैंगनीज के केस में अपन बात कर रहे हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वहां पर भी आपके ऑक्साइड बन जा रहे हैं, पर हमने देखा था वहां पर हैलाइड नहीं बन पा रहे थे, वहां पर हैलाइड नहीं बन पा रहे थे मैंगनीज के केस में। यानी मुझे बात पता लग गई कि जो स्टेबिलिटी होती है ना 3D सीरीज की ऑक्साइड्स की वो ज्यादा होती है फ्लोराइड से, वो ज्यादा होती है फ्लोराइड से। अब मैं फ्लोराइड से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, हैलाइड से क्यों नहीं कंपेयर कर रहा, फ्लोराइड से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा हैलाइड बन रहा था, फ्लोराइड ही तो बन रहा था। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड बन रहा था। और इससे भी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होती है सर, ऑक्साइड्स की होती है। तभी तो मैंगनीज के केस में हमने देखा कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी वहां पर हैलाइड तो नहीं बन पाया पर वहां पर ऑक्साइड बन जा रहा है, तो ये बात भी एनसीईआरटी में आपको दे रखी है कि जो 3D सीरीज के ऑक्साइड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फ्लोराइड से। तभी तो अपना MnF4 बन गया, तभी वहां फ्लोराइड सिर्फ MnF4 बना था और यहां तेरा +7 में भी बन जा रहा है ऑक्साइड, +7 में भी तेरा ऑक्साइड बन जा रहा है और वहां तेरा MnF4 तक ही बना था, यानी यहां तक बना था, यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक ही बन पाया था हैलाइड। ठीक है, तो जो फ्लोराइड होते हैं उससे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं जब अपन बात करते हैं 3D सीरीज की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जनरली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है ना तो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो होते हैं सर एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो होते हैं सर एसिडिक ऑक्साइड, वो होते हैं अपने एसिडिक ऑक्साइड यानी एसिडिक नेचर के। यानी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। क्या? यस सर, बिल्कुल बात तैयार कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर तुम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आ जाएगा, अगर तुम इसमें निकालोगे तो +3 आ जाएगा, अगर तुम इसमें निकाल लोगे तो +6 आ जाएगा। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा और जो बीच वाला खिलाड़ी आ गया वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, एनसीईआरटी बोलती है कि जो यहाँ पर मैंने CrO3 लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई ना तो ये बन जाएगा H2CrO4, इसको बोलेंगे अपन क्रोमेट। फिर अगर मैं बात करूं कि CrO3 के अगर मैंने 2 मोल ले लिए और वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन जाएगा H2Cr2O7, इसको बोलेंगे अपन डाइक्रोमेट। ठीक है, तो H2CrO4 क्रोमेट और H2Cr2O7 डाइक्रोमेट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं Mn2O7। तो यहाँ पर अगर तुम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आ गई, यानी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनता है सर, एसिडिक ऑक्साइड बनता है, यानी यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। देख ले, ये अपनी Mn2O7 है, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये बन गया मेरा HMnO4, तो ये तुमको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ये सारी बातें दे रखी है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी ये जो टेबल थी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला कंपाउंड आता है अपना पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में अपने को पढ़ना है, बिल्कुल आसानी से पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में जितना सब कुछ दे रखा है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा खेल आपको तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको पोटेशियम परमैंगनेट के टॉपिक में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, KMnO4 होता है। यस सर, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देख ये लिखा मैंने KMnO4, इसको क्या बोल दिया मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और ये लिखा मैंने K2MnO4, इसको बोलेंगे अपन पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बता KMnO4 और पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला बता K2MnO4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर, अब ये बात अपने को पता है यार, हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, लीना की रब से फरियाद, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होती है कितनी, +1,
कितनी +1, यानी जो यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है, जो यानी यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है क्या? यस सर। यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगी क्या? कितनी? +1। ठीक है, यस सर। तो अगर मुझे यहाँ से पोटेशियम हटाना है तो तुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। सिमिलरली तुझे यहाँ से अगर K2 हटाना है, K2 हटाना है तो तूने यहाँ पर -2 लगा दिया। सिमिलरली एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर ये मैंगनीज लिखा हुआ है, मैंगनीज का अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो देखते हैं कितना आता है। इसकी खोपड़ी में तो +1 होगा, एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 होता है क्योंकि मोनोऑक्साइड है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो अगर मुझे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 + x - 8 = 0। तो x = कितना आ गया? +7 आ गया। कितना आ गया? +7 आ गया। यानी KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +7 आती है। सिमिलरली देख यहाँ पर भी +7 आएगी। x - 8 = -1, x = +7। यानी जो ये KMnO4 था इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आयन के फॉर्म में MnO4-। सिमिलरली ये जो K2MnO4 था इसको मैं आयन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? MnO4 2-। ठीक है, ये K2 मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने -2 लगा दिया। ये K मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो आज के बाद फॉर्मूला KMnO4 किसका है सर? पोटेशियम परमैंगनेट का है। और K2MnO4 किसका है सर? पोटेशियम मैग्नेट का है। पोटेशियम मैग्नेट का है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई सर? +7 आई। और यहाँ पर तू अगर निकालेगा तो +6 आ जाएगी। कैसे देख? x - 8 = -2, x = +6। यस सर। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी? +6। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये Mn+7 में है क्या? यस सर। ये Mn+6 में है क्या? यस सर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सक-टी व करमिन 25। यानी इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी? 4s2 3d5। और देख +7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो 2 मैंने यहाँ से हटा दिए, 5 मैंने यहाँ से हटा दिया, 5 मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये D0 हो गया, ये D0 हो गया। और मैंने आपको बताया था भाई कि D0 एंड D10 ये आपके क्या होते हैं सर? डायामैग्नेटिक होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पर कलर नहीं आता, यहाँ पर कलर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि D0 हो रहा था इसलिए डायमैग्नेटिक होगा, या इसलिए डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल सी बात है। परंतु पर फिर भी जो तुम्हारा परमैग्नेट आयन होता है या फिर पोटेशियम परमैग्नेट होता है उसके पास कलर होता है पर्पल कलर, जबकि यहाँ पर D0 आ गया। D के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहाँ पर D0 आ गया, फिर भी यहाँ पर कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है। बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में, अगर D0 और D10 आ जाए और फिर भी कलर आ जाए तो वहां पर रीजन अपन क्या देते हैं? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो यहां पर आ जाएगा आंसर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो फिर ट्रांजिशन लिखते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, अगर D1 से लेकर D9 तक होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है क्या? यस सर। पैरामैग्नेटिक होता है क्या? यस सर। तो यहाँ पर अगर तू इसको चेक करेगा तो यहाँ पर D1 आ जाएगा, D1 हो गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। तो यहाँ पर कलर आएगा क्या? यस सर, यहाँ पर कलर आएगा। तो यहाँ पर आता है तेरा ग्रीन कलर, और यहाँ पर जो कलर आता है D1 से D9 में हमने पार्ट 2 में देखा था, यहाँ पर कलर आता है बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। और D0 और D10 में कलर नहीं आता, D0 और D10 में कलर नहीं आता, परंतु फिर भी कलर आ गया। जैसे कि हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के केस में देखा कि यहाँ पर D0 हो रहा था पर फिर भी कलर आ गया, पर्पल कलर। तो यहाँ पर हम रीजन देते थे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन ये लिख दिया मैंने, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। बिल्कुल क्लियर? यस सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये अपना परमैंगनेट आयन है MnO4- उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है। टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है क्या? ऐसा बनता है क्या? यस सर। तो बीच में मैंने Mn लिख दिया जो सेंट्रल मेटल एटम है। यस सर। बाकी 4 जगह से मैंने क्या लगा दिया? ऑक्सीजन लगा दिया।
ठीक है, और एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि देख यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसकी खोपड़ी में, जिस ऑक्सीजन की खोपड़ी में मैं माइनस चार्ज लगाऊंगा ना, वहां पर तेरे को सिंगल बॉन्ड ही रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी ऑक्सीजन है सबको तुझे Mn के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ना है। ये जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था। फिलहाल तुम ऐसा ध्यान रख सकते हो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा क्या? यस सर। एक ऑक्सीजन के पास खोपड़ी में माइनस चार्ज है तो वो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगी मैंगनीज से, बाकी जितने भी ऑक्सीजन बचे हुए हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे मैंगनीज से। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर तेरे को यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाना है MnO4 का, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे क्योंकि उनकी खोपड़ी में माइनस चार्ज है। तो दो ऑक्सीजन की खोपड़ी में माइनस चार्ज है और जिनकी खोपड़ी में तू माइनस चार्ज रखेगा ना उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। बाकी के जो ऑक्सीजन बचे हुए हैं उनको तुझे डबल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा मैंगनीज के साथ, ठीक है। तो ये तेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? मैग्नेट आयन का। ये हो गया मैग्नेट आयन, ये हो गया परमैग्नेट आयन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैग्नेट कौन से कलर का होता है सर? पर्पल कलर का होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और जो तुम्हारा पोटेशियम मैग्नेट होता है या फिर मैग्नेट आयन होता है वो तुम्हारा होता है ग्रीन कलर का बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। बिल्कुल तैयार हो गया खेल। इनका स्ट्रक्चर भी अपने को पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख यहाँ पर देख, ये बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि ये सारे बॉन्ड हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देख, जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना तेरे को, ये सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस चलते रहता है। तो जब रेजोनेंस चलता है तो सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं? अपने इक्वल हो जाते हैं। तो ये बात तुझे पता होनी चाहिए कि चाहे मैं मैग्नेट की बात करूं, मैग्नेट आयन की बात करूं या फिर मैं परमैग्नेट आयन की बात करूं, चाहे मैं मैग्नेट आयन की बात करूं चाहे मैं परमैग्नेट आयन की बात करूं, जितने भी बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं वो सारे बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है सर? इक्वल होती है। उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है सर? इक्वल होती है, ठीक है। उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। मतलब जिस वाले ऑक्सीजन में माइनस चार्ज तू लगाएगा वहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, जिस वाले ऑक्सीजन में माइनस चार्ज तू लगाएगा वो सिंगल बॉन्ड से अटैच, जिस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज वो सिंगल बॉन्ड से अटैच, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पोटेशियम परमैग्नेट, ये था आपका पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पर मैग्नीज कौन सी स्टेट में था? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। यहाँ पर मैग्नीज कौन सी स्टेट में? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब अपन देखते हैं जनरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट, यानी पोटेशियम परमैग्नेट को अपन कैसे जनरली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मैग्नीज का एक और चाहिए होगा, यहाँ पर हमको एक मैग्नीज का और चाहिए होगा, इसको बोलते हैं पाइरोलूसाइट ओर। पाइरोलूसाइट ओर पहले एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर अब डिलीट हो गया, उस चैप्टर को बोलते थे मेटलर्जी। तो वहां पर हमको और पढ़ने पड़ते थे, अलग अलग मेटल्स के और पढ़ने पड़ते थे, तो वहां पर ये आता था पाइरोलूसाइट ओर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है MnO2, ठीक है। ये अपना ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का ये होता है पाइरोलूसाइट ओर। फॉर्मूला याद रखना MnO2। तो अगर यहाँ पर तू मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो कितना आ जाएगा? देख x - 4 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया सर? +4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है क्या? यस सर। फिर अपन बात करें पोटेशियम परमैग्नेट में कितनी है? +7 है क्या? यस सर। फिर अपन बात करें पोटेशियम मैग्नेट में कितनी है? +6 है क्या? यस सर, ठीक है। अब अगर तेरे को ये बातें पता है ना, अब अगर तेरे को ये बातें पता हैं तो तू यहां पर आसानी से एक बात बता सकता है कि जब अपन पढ़ रहे हैं जनरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो एक बात तो ये बात कंफर्म है यार कि यहाँ पर अगर प्रिपेयर अपन कर रहे हैं किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को, यानी लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम परमैंगनेट ही तो बनेगा। अब मैं यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ सर परमैंगनेट आयन, यानी MnO4- लिख दिया मैंने। जो अपना KMnO4 था, यहाँ से K अगर मैंने हटाया तो खोपड़ी में मुझे यहाँ पर -1 लगाना पड़ा, तो उसको मैंने बोलता हूँ परमैंगनेट आयन, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर अपन जनरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ रहे हैं या फिर परमैंगनेट आयन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना। प्रिपरेशन मतलब लास्ट में यही बनना चाहिए, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो तो क्या आएगा सर? परमैंगनेट आयन आएगा। ये कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया सर, ये मैंने लिख दिया, यस सर, ये मैंने लिख दिया, यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये मैंने परमैंगनेट आयन लिखा तो यानी यहाँ पर क्या रहा होगा?
KMnO4 भी तो इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। यानी यहां से अब मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। ये जो K होगा ना, ये कहां से आया सर, ध्यान रखना KOH से आया, ये लिख दिया मैंने KOH। फिर ध्यान से देख, ये MnO4 है, अब इसको दो हिस्सों में बांट दे, MnO2 प्लस O2, ये बन गया तेरा MnO4। तो MnO2 जिसको बोलते हैं पायरोलूसाइट और O2 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, पूरा रिएक्शन तैयार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है पूरी रिएक्शन में। मतलब वापस से मैं आपको बताता हूं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अपन किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। मतलब प्रिपेयर होके लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा क्या, यस सर। तो ये लिख दिया मैंने पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर जो K आया होगा वो कहां से आया होगा सर, KOH से। फिर जो MnO4 बचा उसको मुझे दो पार्ट में तोड़ना है, MnO2 प्लस O2। MnO2 को बोलते हैं पायरोलूसाइट ओर, जो हमने पहले बात करी थी कि यहाँ पर अपन Mn का ओर लेते हैं, पायरोलूसाइट ओर। तो ये बन गया MnO2, ठीक है। तो ये मेरे रिएक्टेंट बन गए, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये सब मैं अगर मिटा दूं, ये सब मैं अगर मिटा दूं और तुझे क्या बताता हूं मैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने क्या बोला सर, अभी तक मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला कि जनरल प्रिपरेशन अपन पढ़ रहे हैं किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो अब तेरे को कैसे ध्यान रखना है, देख तेरे को कैसे ध्यान रखना है। पहले ना, पहले तेरे को ध्यान रखना है कि Mn कौन सा आएगा सर, ये वाला आएगा ना, पायरोलूसाइट ओर वाला। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो यहाँ पर Mn+4 वाला आएगा। फिर बीच में आएगा सर Mn+6 वाला, फिर आएगा लास्ट में Mn+7 वाला। ये कौन हो गया अपना, MnO2 हो गया क्या, यस सर। ये कौन हो गया, क्या ये अपना पोटेशियम मैग्नेट आयन है क्या, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट है क्या ये, यानी K2MnO4 रहा होगा क्या, यस सर। ये क्या पोटेशियम परमैंगनेट रहा होगा, यस सर, KMnO4। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आती है, यहाँ पर +6 आती है, यहाँ पर +4 आती है। बस अगर तुझे इतना पता होगा कि पहले +4 वाला खिलाड़ी आएगा, फिर +6 वाला आएगा, फिर +7 वाला आएगा, तो तेरी यहाँ पर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तैयार, पोटेशियम परमैंगनेट तैयार। सर ये पर्पल कलर की होती है, सर ये ग्रीन कलर का खिलाड़ी होता है, सर ये ब्राउन या ब्लैक कलर का खिलाड़ी होता है, बिल्कुल तैयार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, ये जो मैंने यहाँ पर पायरोलूसाइट ओर लिखा है ना, इसके साथ यहाँ पर जो K था वो कहां से आया होगा, ये तो मैंने पहले लिख दिया पायरोलूसाइट ओर। तो यहाँ पर KOH रहा होगा यार, KOH रहा होगा, सॉरी ये 2 है ना, सॉरी ये 2 है ना, ठीक है। यहाँ पर KOH रहा होगा। फिर जो ये MnO4 है इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, एक तो MnO2 बन गया और एक रहा होगा सर O2। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट थे ये तैयार, ये रिएक्टेंट थे ये तैयार, ठीक है। तो फिर ये जब रिएक्ट करते हैं ना तो अपना ये बनता है यार, ये बनता है अपना, यानी पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो ये बन गया K2MnO4, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में कराता हूँ सर एसिडिक कंडीशन में, किसी एसिड के साथ करा दी मैंने, तो यहाँ पर H+ के साथ रिएक्शन होगी इसकी, तब जाके तेरा बनता है ये, तब जाके तेरा बनता है ये, तब जाके तेरा बनता है ये, ठीक है। यानी ये जो अपना पोटेशियम मैग्नेट है इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ अगर मैं करा दूं, यानी एसिडिक रिएक्शन करा दूं मैं इसकी, यानी pH 7 से कम होना चाहिए ना, एसिड है यानी pH 7 से कम। हमको पता है यार ये pH स्केल है अपनी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 14, यहाँ पर 7, 7 वाला न्यूट्रल होता है, इधर एसिडिक कंडीशन होती है, इधर एल्कलाइन या बेसिक कंडीशन होती है। यानी यहाँ पर अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, यानी pH 7 से कम है कि नहीं है, यस सर, यस सर, सिंपल सी बात है। ये सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। तो पहले अपना पायरोलूसाइट ओर आया, फिर अपना पोटेशियम मैग्नेट आया, फिर अपना पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर कॉमन सेंस से सोच यार कि जो तेरा पोटेशियम मैग्नेट था ये वाला, इसकी रिएक्शन तूने एसिडिक कंडीशन में कराई तो बन गया तेरा, क्या बन गया तेरा, पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर तू पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन बेसिक कंडीशन में करा देता, यानी किसी बेस के साथ करा देता, तो तेरा क्या बन जाएगा, तेरा क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब तुझे एक बात पता होनी चाहिए जो जेईई मेंस में पूछी गई थी 2024 में, जेईई मेंस 2024 में, ठीक है। ये जो अपना K2MnO4 है, ये क्या अपना
पोटेशियम मैग्नेट है। अगर मैं इसका आयन लिखूं तो क्या बोलूंगा उसको, पोटेशियम सॉरी मैग्नेट आयन बोलूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, MnO4 2-, ये अपना मैग्नेट आयन है क्या, यस सर। एसिडिक कंडीशन में ये क्या बनाता है, अभी हमको पता है कि ये बनाएगा सर तेरा पर मैग्नेट आयन, यानी MnO4- बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बनता है यार, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने पाइरोलुसाइट और, ये भी बनता है यहाँ पर MnO2 भी बनता है, MnO2 भी बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो अपना मैग्नेट आयन था वो एसिडिक कंडीशन में एक तो परमैंगनेट आयन बनाता है और एक पाइरोलुसाइट और बना देता है, ठीक है। तू खुद से सोच, कॉमन सेंस से सोच, अब कॉमन सेंस से सोच। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यानी यहाँ पर जो मैग्नीज था ना वो +7 में भी जा रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और वो +4 में भी जा रहा है, यानी उसका रिडक्शन भी हो रहा है। यानी एक ही बंदे का, किसी रिएक्शन में एक ही बंदे का, जैसे यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना, ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते थे, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। यानी ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको समझ में ऐसे आया होगा ना कि आप अभी खड़े खड़े 1 सेकंड के अंदर पूरा खेल बता सकते हो अपने मुंह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में बात पूरी घुस गई होगी कि पहले Mn+4 था, फिर Mn+6 में गया, फिर Mn+7 में गया। पहले सर पाइरोलुसाइट और था, फिर पोटेशियम मैग्नेट बना, फिर पोटेशियम परमैंगनेट बना। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खेल तैयार। फिर आता है अपना इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक बात पता है कि लास्ट में क्या बनने वाला है, लास्ट में क्या बनने वाला है सर, पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, या फिर मैं बोलूं परमैंगनेट आयन बनेगा। तो ये लिख दिया मैंने MnO4-, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, परमैंगनेट आयन होता है, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो बीच में क्या बना होगा सर, बीच में ये बना होगा ना, क्या बना होगा, मैग्नेट आयन बना होगा, यानी पोटेशियम मैग्नेट बना होगा K2MnO4, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। और स्टार्ट खेल कहाँ से हुआ होगा सर, पाइरोलुसाइट और से हुआ होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +4। तो हमेशा खेल ऐसे ही है, पहले +4 में था मैग्नीज, फिर +6 में गया, फिर लास्ट में बनेगा सर +7 वाला, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल तैयार, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ऊपर O2 यूज करते थे, यहाँ पर तेरे को एयर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो हम एसिडिक कंडीशन यूज करते थे, तो यहाँ पर तुझे यूज करना है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। बस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इतना सा डिफरेंस है। बाकी जो मेन खेल है वो अपना तैयार, कि पहले Mn+4 में था पाइरोलुसाइट और, फिर +6 में गया यानी पोटेशियम मैग्नेट, फिर +7 में गया यानी पोटेशियम परमैंगनेट। जो पाइरोलुसाइट और था वो ब्राउन या ब्लैक कलर का है, जो पोटेशियम मैग्नेट है वो ग्रीन कलर का है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो अपना पर्पल कलर का है। यस सर, यस सर, बिल्कुल तैयार, ठीक है सर। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, ये मेरे पास क्या सर, पोटेशियम परमैंगनेट है क्या, KMnO4, यस सर। अगर मैं इसको डिकम्पोज करूंगा, यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको हीट किया ना, तो कुछ भी अपने को नहीं पता होना चाहिए, हमको बस इतना पता होना चाहिए, जहां से तेरा पोटेशियम परमैंगनेट बना था, जिस जिस चीज से बना था, वहां पर डिकम्पोज अगर तू इसको करेगा तो वापस से वही चीजें निकल जाएंगी। क्या ऑक्सीजन यूज हुई थी, यस सर। क्या पाइरोलुसाइट और से बना था, यस सर। और बीच में तेरा प्लस वाला 6 आया था ना, +6 वाला आया था, +6 वाला मतलब पोटेशियम मैग्नेट। तो ये तेरा पोटेशियम मैग्नेट भी लिख दिया मैंने। मतलब जो जो चीजें यूज में आई थी तेरे को पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए, अगर तू पोटेशियम परमैंगनेट को डिकम्पोज कर देगा तो वापस वही चीज निकल जाएंगी। O2 निकल गई, पाइरोलुसाइट और निकल गया सर, पोटेशियम मैग्नेट निकल गया, K2MnO4 निकल गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं, जो तुम्हारा KMnO4 होता है ना, ये बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका खुद का तो क्या हो रहा होगा सर, जिसका खुद का तो क्या हो रहा होगा सर, रिडक्शन हो रहा होगा, पर उसके बगल में जो बंदा प्रेजेंट है उसका वो क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu, ठीक है। तो जो ये अपना SO4 है ना, सल्फेट, तो यहाँ पर खोपड़ी में -2 होता है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2,
यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2, अकेले में 0 होती है, अकेले में 0 होती है। तो देख जिंक तेरा 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। कॉपर तेरा +2 से कहाँ जा रहा है सर, 0 में जा रहा है। तो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिंक का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक क्या होगा अपना, जिंक क्या होगा अपना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिंक क्या होगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी जो बगल वाले पे हो रहा होगा ना, बगल वाला ये अपना कॉपर +2 था, कॉपर 0 में चला गया, यानी रिडक्शन हुआ है। तो जो रिडक्शन हुआ है तो इसका दोष किसको दिया जाएगा, उसके बगल में जो प्रेजेंट होगा। यानी जो रिडक्शन हुआ है कॉपर +2 का, कॉपर 0 में चला गया, वो किसने कराया, जो बगल में प्रेजेंट था, यानी जिंक ने कराया। यानी जिंक अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका देख खुद से क्या हो रहा है, क्या उसका खुद से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जो खुद से रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो Cu+2 था वो अपना क्या है, वो अपना क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका खुद से क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है। तो बस तुमको इतना ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा रखी है, बस इतना पता होना चाहिए। जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो खुद क्या होता है सर, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बोल रहे हैं कि जो KMnO4 है ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसका खुद का क्या हो रहा होगा सर, रिडक्शन हो रहा होगा। यानी इसका खुद का क्या हो रहा होगा सर, रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और इसके बगल में जो प्रेजेंट होगा उसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अपना Mn है, इसके सामने अगर कोई बंदा बैठा है, ठीक है, ये पहले 0 में था और ये चला गया तेरा +2 में, यानी इसका क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो यहाँ पर प्रेजेंट था ना, इसने कराया ऑक्सीडेशन, यानी ये अपना क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी यहाँ पर KMnO4 में हम बात कर रहे हैं कि ये अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसके बगल में जो प्रेजेंट होगा उसका क्या होने वाला है सर, ऑक्सीडेशन होने वाला है। यानी अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूं तो अगर Fe+2 इसके बगल में प्रेजेंट रहा होगा तो वो Fe+3 में चला गया। देख +2 से +3 में चला गया, क्या ऑक्सीडेशन हो गया क्या, यस सर ऑक्सीडेशन हो गया। अगर यहाँ पर NO2- होता तो ये NO3- में चला जाता। देख देख देख, नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालूं तो X -4 = -1, X = 3, X = 3। और यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की निकालूं तो X -6 = -1, तो X = 5। तो देख पहले +3 में था, अब +5 में चला गया, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार। मतलब जो अपना KMnO4 है उसके सामने कोई अगर रख दिया जाए ना तो KMnO4 उसका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। तभी तो KMnO4 को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने NO2- रखा यानी नाइट्राइट रखा तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा इसको। अगर मैं यहाँ पर I- रखूंगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, अब 0 हो गई सर, तो यानी ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल सी बात है। तो जो आयोडाइड आयन था वो बन गया आयोडीन। अगर यहाँ पर तू S-2 रखता, अभी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी सर, -2 थी, अब 0 हो गई सर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, यस सर, सिंपल सी बात है। मतलब जो अपना KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके सामने कोई भी रख दिया जाए उसका वो क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। और ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर तू सल्फाइट रख देगा तो ये बन जाएगा SO4-2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सल्फर की निकालेगा तो कम आएगी, यहाँ पर निकालेगा तो ज्यादा आएगी, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर तू यहाँ पर C2O4 2- रख दे, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर तू देखेगा तेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 कार्बन है तो 1 कार्बन हो गया, 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर तेरा CO2 बन जाएगा, ठीक है, CO2 बन जाएगा। और अगर तू यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की देखेगा कार्बन की, तो देख 2x - 8 = -2, तो 2x = 6, तो x = कितना हो गया, +3। तो यहाँ पर अगर तू निकालेगा तो +4 आएगा x का, ठीक है। यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो अपना KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके सामने किसी को रख दिया जाए ना तो उसका क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर KMnO4 के सामने एसिडिक कंडीशन में ये रख दिया जाए तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है सर। यहाँ पर हमने देख लिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक बात समझ में आ गई हमको कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके सामने अगर कोई रख दिया जाए उसका वो ऑक्सीडेशन करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने ये रखे तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन गए सर, ये बन गए, ठीक है। परंतु हमने एक बात और देखी, रिडक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर था वहां पर भी हमने देखी थी बात कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी इसका खुद का क्या होगा, जो अपना KMnO4 है यहाँ पर Mn+7 में है ना, इसका क्या हो जाएगा सर, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये चला जाता है, याद रखना, एसिडिक कंडीशन में +2 में। एसिडिक कंडीशन की बात चल रही है तो एसिडिक कंडीशन में ये +7 में था पहले, KMnO4 +2 में चला जाएगा, +2 में चला जाएगा। खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बाकी जो भी बंदे सामने रख दिए गए उनका ऑक्सीडेशन करा दिया उसने, उनका ऑक्सीडेशन करा दिया। इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात थी अपनी किसमें, एसिडिक कंडीशन में। अब अपन बात करते हैं न्यूट्रल में या फिर फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। फेंटली मतलब बहुत, जो न्यूट्रल के पास ही ऐसा मीडियम हो जो एल्कलाइन तो हो पर न्यूट्रल के बहुत आसपास ही हो। ठीक है, तो न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, KMnO4 किसकी तरह काम करता है, वापस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर I- रख दिया जाए तो IO3- बना देगा। यहाँ पर देख -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ। तो x - 6 = -1, तो x = कितना हो गया, +5 हो गया क्या, तो -1 से +5 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या। यस सर, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में I- कहाँ गया था, I2 में गया था, परंतु न्यूट्रल कंडीशन में I- कहाँ गया, IO3- में गया। ठीक है, इसकी बात करें अपन थियोसल्फेट की, H2O3- ये चला जाएगा तेरा सल्फेट में, SO4- में। जो Mn+2 अगर तू इसके सामने रख दे तो वो चला जाएगा तेरा MnO2 में, वो चला जाएगा तेरा MnO2 में। यानी देख पहले +2 में था, अब ये चला गया तेरा +4 में, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल सी बात है। और जो तुम्हारा KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, यानी उसका खुद का क्या होगा सर, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन में जो Mn+7 था KMnO4 का, वो चला जाएगा तेरा Mn+4 में। Mn+4 मतलब MnO2, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में भी जो ये अपना होता है KMnO4, वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो खुद का क्या होगा सर, रिडक्शन होगा। तो जो KMnO4 का Mn+7 में था वो चला जाता है Mn+6 में। और Mn+6 मतलब आपको पता है Mn+6 कब होता है, जब होता है पोटेशियम मैग्नेट। तो ये लिख दिया मैंने K2MnO4, K2MnO4। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी क्या क्या खेल चलता है पोटेशियम पर मैग्नेट का। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो तुम्हारा KMnO4 होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहां पर बिहेव कर रहा है, जहां पर उसका सबसे ज्यादा क्या हो गया, जहां पर उसका सबसे ज्यादा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पर ध्यान से देख, +7 से +2 में आ गया, +7 से +2 में आ गया, तो कितना भयंकर डिफरेंस है। यहाँ पर +7 से +4 में ही आया, और यहाँ पर तो और कम डिफरेंस है, +7 से +6। यानी जहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, देख +7 से सीधा +2 में चला गया, यहाँ पर सबसे भयंकर डिफरेंस है। तो जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा ना, वहां पर मतलब वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि जो तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन से मीडियम में बिहेव करेगा, तो बोल देना एसिडिक मीडियम में बिहेव करेगा। पूछेगा कि क्यों करेगा, तो बोल देना कि +7 से सीधा +2 में चला गया, इतना भयंकर डिफरेंस आ गया, इसलिए अपन यहाँ पर यही बोलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आया अपना अगला कंपाउंड डी ब्लॉक का, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला क्या होता है इसका, K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, तो K2Cr2O7, तो अगर तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो कितना आएगा सर, +6 आएगा। देखते हैं अपन निकाल के। जो अपना पोटेशियम है वो तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होगी +1। ठीक है, परंतु 2 एटम दे रखे हैं तो मैंने 2 लिख दिया। तो 2 + 2x - 8 नहीं -14, क्योंकि एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2, तो 7 ऑक्सीजन के एटम है, तो -14 लिखना पड़ेगा क्या। ये लिख दिया मैंने -14 = 0। तो ये लिख दिया मैंने 2x = 12, तो x = +6, ये लिख दिया मैंने +6। ठीक है, तो जो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, यहाँ पर तुम्हारा जो क्रोमियम होता है ना, वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, जब अपन क्रोमियम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखता है कि अगर क्रोमियम की खोपड़ी में +6 दिख गया तो उसका जो कलर होता है वो होता है येलो से ऑरेंज तक, येलो टू ऑरेंज तक वेरी करता है। पर अगर क्रोमियम की खोपड़ी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाए तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन।
क्रोमियम की खोपड़ी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ग्रीन कलर बोलूंगा, और क्रोमियम की खोपड़ी में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो येलो से लेकर ऑरेंज तक कलर वेरी करता है। जैसे अपन बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो यहाँ पर क्रोमियम की खोपड़ी में +6 आ गया, यानी यहाँ पर जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, वो होता है ऑरेंज। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्रोमेट आयन, ये अपना डाइक्रोमेट आयन, ये अपना क्रोमेट आयन, ये अपना डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट मतलब ये जो K2 है इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर -2 लगाना पड़ेगा क्या? यस सर। तो K2 हटाया, उधर मैंने -2 लगा दिया, तो यानी अगर मैं बोलूं Cr2O7 -2 तो इसको मैं बोलूंगा सर डाइक्रोमेट आयन, इसको मैं बोलूंगा डाइक्रोमेट आयन। क्या बोल दूंगा? डाइक्रोमेट आयन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं K2Cr O4, ये होता है अपना पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, तो अगर यहां से तू K2 हटाएगा तो यहाँ पर तेरे को -2 लगाना पड़ेगा, यानी जो CrO4 -2 है वो हो गया मेरा क्रोमेट आयन, वो हो गया मेरा क्रोमेट आयन। ठीक है, जो क्रोमेट आयन होता है यहाँ पर अगर तू निकालेगा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, और यहाँ पर भी निकालेगा तो +6 आएगी, और +6 में हमने बात करी थी कि कलर वायरी करता है येलो से लेकर ऑरेंज तक, तो क्रोमेट होगा तो येलो कलर, ऑरेंज कब होगा? जब डाइक्रोमेट आयन होगा। दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है। ठीक है, तो क्रोमियम में सॉरी क्रोमेट आयन में कलर आ जाएगा येलो, और डाइक्रोमेट आयन में कलर आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, अब हमको अगर इसका क्या बनाना है, इसका क्या बनाना है, अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, तो वापस से वही वाला खेल, तुमको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख दो ऑक्सीजन की खोपड़ी में क्या लगेंगे? -1 चार्ज लगेगा, तो इस ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 लगा दिया, एक ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 लगा दिया, और जिस ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 चार्ज लगता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, तो ये सिंगल बॉन्ड से अटैच, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच। जैसे खेल हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर खेला था वही खेल यहाँ पर खेल दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें अपन, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ भी नहीं करना यार, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था ना, ये अपना क्या है? क्रोमेट आयन है। इसी की तरह एक और भाई लिख दे, इसी की तरह यहाँ पर एक और लिख दे। ठीक है, इसी की तरह यहाँ पर एक और लिख दे, और बाकी क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देख, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। ये जो क्रोमेट था इसको अगर मैं डबल कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो तेरा बन जाएगा डाइक्रोमेट। बाकी यहाँ पर जो O की खोपड़ी में -1 है ना, अब वो हट जाएगा, देख अब वो हट जाएगा, तो इस वाले का भी सिर्फ एक ये बच्चा, और इस वाले का भी सिर्फ एक ये बच्चा। जो दूसरे वाले थे वो यहाँ पर उन्होंने बीच में हटा दिया अपना माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया अपना? ये स्ट्रक्चर किसका हो गया अपना? डाइक्रोमेट का हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया सर? डाइक्रोमेट का हो गया। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि कैसे अपन प्रिपेयर करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो फॉर्मूला होता है इसका K2Cr2O7, यस सर। कलर होता है इसका ऑरेंज, यस सर। यहाँ पर सोर्स होता है अपना कौन सा? और जैसे अपन प्रिपेयर कर रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो वहां पर अपन कौन सा और यूज कर रहे थे? मैंगनीज का पायरोलुसाइट और यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला FeO.Cr2O3, या फिर मैं बोल सकता हूँ FeCr2O4, FeCr2O4। तो ये हो गया आपका क्रोमाइट ओर। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, हमको बस 3 चीज याद रखनी है। क्रोमाइट ओर से खेल स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं से हमने यही ओर लिया है। ठीक है, तो क्रोमाइट ओर से खेल स्टार्ट होगा, फिर आएगा तेरा सोडियम क्रोमेट, और फिर आएगा सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये तेरे को ध्यान रखना है, क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो क्रोमेट कब अपन यूज करते थे? जब हम लिखते थे Cr O4-2, तो ये क्या अपना सोडियम क्रोमेट है। तो अगर यहां से मैं -2 हटाऊं तो यहाँ पर तुझे Na2 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर। ये अपना डाइक्रोमेट है, तो डाइक्रोमेट आयन अपन कैसे लिखते थे? Cr2O7-2। तो यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, तो ये -2 तुझे हटाना है, तो यहाँ पर तुझे Na2 लगाना पड़ेगा। तो ये तेरा क्या हो गया सर? सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। तो बस वापस से बोल, क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, बस तेरा खेल तैयार, तेरा खेल तैयार। और एक बात तो तुझे पता होगी ना यार, तू कॉमन सेंस से सोच यार कि तेरे को प्रिपेयर क्या करना है। तेरे को प्रिपेयर करना है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी अभी यहाँ पर तेरे पास सोडियम डाइक्रोमेट है, और तेरे को अगर यहाँ से तूने सोडियम को हटा के पोटेशियम लगा दिया तो तेरा बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी तूने रिएक्शन किसके साथ करानी है? KCl के साथ करानी है, KCl के साथ करानी है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में
आ गई होगी। अब देख ये अपना क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर भी तो यही आएगा, यहाँ पर भी तो यही आएगा, ठीक है। ये अपना क्या सर, सोडियम क्रोमेट, तो यानी यहाँ पर भी तो यही आएगा, ये लिख दिया मैंने सोडियम क्रोमेट। तो ये 3 स्टेप में खेल चलता है, 3 स्टेप में खेल चलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये जो हमने क्रोमाइड ओर लिया था, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं अपन, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, प्लस यहाँ पर हम यूज करते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। तो जो अपना क्रोमाइड ओर है FeCr2O4, उसकी रिएक्शन करानी है O2 के साथ, प्लस उसको पानी में धुल देना है, यानी वाशिंग सोडा यूज करना है, Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीजन की जगह में क्या बन जाएगा, CO2 बना दे, और Na2CO3 के जगह बना दे Fe2O3, ये होता है हेमेटाइट, ये होता है हेमेटाइट। देख Fe2O3 होता है हेमेटाइट और Fe3O4 होता है मैग्नीटाइट, ये आयरन के ओर होते हैं। तो ये हेमेटाइट, ये मैग्नीटाइट, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हेमेटाइट बन रहा है, ना कि मैग्नेटाइट बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देखना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। फिर अपन बात करते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, ये अपना क्रोमेट आयन है, ये अपना डाइक्रोमेट आयन है। क्रोमेट आयन येलो कलर का, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का। एसिडिक कंडीशन में अगर तू क्रोमेट आयन की रिएक्शन करा देगा, यानी pH 7 से कम यूज करेगा, तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट की रिएक्शन करा देगा अगर pH 7 से ज्यादा, यानी बेसिक मीडियम में, तो तेरा क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होता है, यानी अगर तू क्रोमेट की रिएक्शन एसिड में करा दे, एसिडिक कंडीशन में करा दे, एसिडिक मीडियम में करा दे, तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। और डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगर तू किसके साथ करा दे, बेसिक मीडियम में, यानी किसी बेस के साथ करा दे, तो वापस तेरा क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। वापस अगर आगे बढ़े अपन, जैसे हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट किसकी तरह बिहेव कर रहा था सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पर भी जो अपना K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, देख कॉमन सेंस की बात है, खुद क्या होगा सर, रिड्यूस होगा, जैसे हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर देखिए Cr+6 में है, तो ये चला गया तेरा Cr+3 में। और हमको एक बात पता है कि अगर Cr+3 में चला गया, हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाता है, यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। और इसके सामने अगर कोई रख दिया जाए, तो उनका क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो I- किस में चला गया, I2 में चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। H2S में सल्फर तेरा -2 में रहा होगा, अब चला गया तेरा 0 में, तो सर ऑक्सीडेशन हो गया क्या, यस सर ऑक्सीडेशन हो गया। Sn+2 चला गया, Sn+4 में ऑक्सीडेशन हो गया, Fe+2 चला गया, Fe+3 में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला था CrO2Cl2, इसको बोलते हैं अपन क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये काहे के लिए होता है, मेटल क्लोराइड को पहचानने के लिए। तो मैंने मेटल क्लोराइड लिया, यस सर, उसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यस सर। ये ले लिया मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है। तो पता कैसे लगेगा कि क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, यहाँ पर ना रेड वेपर निकलती है क्रोमाइल क्लोराइड की। तो अगर रेड वेपर निकल गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्रोमाइल क्लोराइड बन चुका है, और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मेटल क्लोराइड प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि मेटल क्लोराइड प्रेजेंट होगा तभी जाके कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ वो रेड वेपर बनाने वाला है। यानी अगर रेड वेपर निकली तो कंफर्म हो जाएगा कि क्रोमाइल क्लोराइड बना है, यानी मेटल क्लोराइड प्रेजेंट रहा होगा। तो ये आपका है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पढ़ाई क्या, यस सर। ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बीच में आता है अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल 0, उसके ऊपर वालों की नेगेटिव, उसके नीचे वालों की पॉजिटिव, ठीक है। फिर अपन बात करें, हाइड्रोजन से ऊपर अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट किसी भी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, वो किसी डाइल्यूट HCl या किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो बस अपने को यही देखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला बंदा है या हाइड्रोजन से नीचे वाला बंदा है। हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई खिलाड़ी आ गया तो वो तो लिबरेट कर देगा, परंतु हाइड्रोजन से नीचे वाले लिबरेट नहीं कर पाते। सिमिलरली एक तुमने देखा होगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली अनस्टेबल। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि कॉपर से नीचे वाले जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉपर से नीचे वाले जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वो होते हैं थर्मली अनस्टेबल, और कॉपर के ऊपर वाले जो भी हो गए ना, वो सारे थर्मली स्टेबल, वो सारे थर्मली स्टेबल, यस सर। तो ये अपने को बात पता होनी चाहिए। अब ध्यान से आगे देख,
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको बोलते हैं अपन गैल्वेनिक सेल। ये पार्ट है कहाँ का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको वहां पर भी आप अगर इसको देख रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में खेल आ जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। यस सर। यहाँ पर ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। तो हमको क्या पता होना चाहिए इसमें कि जो ऊपर वाला है यानी एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा ना वो क्या होगा सर? एनोड होगा। और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा सर? कैथोड होगा। तो ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो एलिमेंट तुमने पकड़े तो ऊपर वाला क्या होगा? एनोड होगा, नीचे वाला क्या होगा? कैथोड होगा। और जो एनोड होता है ना वो नेगेटिव होता है यार, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमको पता है यार, तुमने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो करंट अपना पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो करंट तुम्हारा कहां से कहां जाएगा सर? कैथोड से एनोड जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने, करंट कैथोड से एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपने एनोड से कैथोड। ये लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर तुम्हारे पास दो एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो यहां पर एक तुमको दे दिया गया आयरन और एक तेरे को दे दिया गया जिंक। तो जो ऊपर होगा ना वो एनोड हो गया, जो नीचे हो गया वो कैथोड हो गया। तो करंट कहां से कहां जाएगा सर? कैथोड से एनोड जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे सर? एनोड से कैथोड जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। ये अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या फिर गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेल आता है डेनियल सेल। इसके अंदर एक सेल आता है डेनियल सेल, जो किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है, डेनियल सेल का ही पार्ट है। यहाँ पर एनोड क्या होता है अपना? यहाँ पर एनोड क्या होता है अपना? जिंक होगा या कॉपर होगा? खुद से सोच। जो ऊपर आएगा, जो ऊपर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एनोड होगा, और जो नीचे प्रेजेंट होगा वो कैथोड होगा। तो ऊपर तुम्हारा कौन प्रेजेंट होता है? जिंक प्रेजेंट होता है, यानी जिंक मेरा एनोड हो गया और कैथोड मेरा क्या हो गया सर? कॉपर हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉपर तुम्हारा नीचे प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लेना, कॉपर नीचे होता है, जिंक ऊपर होता है। तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड यूज होते हैं जिंक के और कॉपर के। तो जिंक ऊपर था तो जिंक एनोड होगा, कॉपर नीचे था तो कॉपर कैथोड होगा। तो करंट कहां से कहां जाएगा सर? कॉपर से जिंक जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? जिंक से कॉपर जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना एनोड, ये अपना कैथोड। ठीक है, ये जो अपना डेनियल सेल होता है ये गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है। फिर अपन आगे बात करते हैं। मेटल जनरली एक्ट एज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और जो मेटल आयन होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कॉपर ऊपर है या जिंक ऊपर है। हमको पता है सर जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। ठीक है, तो जो ऊपर होता है वो क्या होता है सर? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। देख, जो ऊपर होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये अच्छा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये वाला अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है। तो कॉपर वाला क्या होगा सर? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पर ऑप्शन में ध्यान से देख यार, कॉपर ये वाला आंसर दे या ये वाला आंसर दे। तो उसके लिए अपना ये कंसेप्ट है कि जो मेटल होता है ना वो जनरली किसकी तरह बिहेव करता है? रिडक्टेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो मेटल आयन होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह? ऑक्सीडेंट की तरह, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी जो मेटल आयन है, यानी जो Cu+2 है वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर आ जाएगा Cu+2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा Cu+2, क्योंकि जो मेटल आयन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें हम जिंक की, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि जो जिंक वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, पर यहाँ पर Zn+2 आंसर दें या फिर जिंक दें, तो वही बात यहाँ से पता लग गई कि जो मेटल होता है ना वो किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यानी जो मेटल है, यानी जो जिंक है, जिंक+2 नहीं, सिर्फ जिंक, जो जिंक होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेटल जनरली एक्ट एज ए रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, और मेटल आयन एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। दूसरी बात देख, मेटल के केस में जो ऊपर वाला है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला होगा ना, तो मेटल के केस में
जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटाया और खुद यहां पर बैठ गया। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर दिया, भाग यहां से, क्योंकि जिंक ऊपर प्रेजेंट था। जो ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी चलती है कि नहीं चलती? यस सर। तो यहाँ पर जिंक की चली। पर अगर दूसरी रिएक्शन में तू देखे Ag और Fe, तो Ag तो नीचे प्रेजेंट होता है यार, तो यहाँ पर इसकी नहीं चलने वाली, तो यहाँ पर देख नो रिएक्शन मैंने लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो अगर कोई ऊपर वाला आएगा तो वो नीचे वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगला देख, नॉन मेटल के केस में। अब नॉन मेटल के केस में अगर बात करें तो जो नीचे वाला होता है ना, जो नीचे वाला होता है अब उसकी चलती है, जो नीचे वाला होता है उसकी चलती है। तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये अपना Br2 है और ये अपना आयोडीन है, तो Br2 अपना नीचे प्रेजेंट होता है यार। तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना, उसमें देखना Br2 तुम्हारा नीचे प्रेजेंट होगा। तो जो नीचे प्रेजेंट होता है वो ऊपर वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर इसने आयोडीन को हटा दिया और यहाँ पर खुद बैठ गया, देख खुद बैठ गया Br पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें अपन, तो जो तुम्हारा आयोडीन होता है वो तुम्हारा ऊपर प्रेजेंट होता है, तो वो नीचे वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल के केस में नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस करता है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर अपन बात करते हैं, ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है रिप्लेस या डिस्प्लेस की। ठीक है, अब बात आई सर किसकी, रिड्यूस की। तो चाहे मेटल का केस हो या नॉन मेटल का केस है, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो रिड्यूस का बात आए तो हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। फिर अपन बात करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था सर, बढ़ रहा था। तो वही बात लिखी हुई है, नीचे जाने पर मतलब ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर, बढ़ता है। या फिर तू बोल सकता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। क्यों, खुद से देख यार, जो नीचे है ना, जो सबसे ज्यादा नीचे होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है ना नीचे जाने पर। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही होगी, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, अब ध्यान से देख, जो तुम्हारा जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा कोरोड हो जाएगा, वो उतना जल्दी कोरोड हो जाएगा। कोरोड हो जाएगा मतलब जंग वंक लग जाता है उसमें, खराब हो जाएगा वो। ठीक है, जो ज्यादा ऊपर वो जल्दी कोरोड हो जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, जो नीचे, जो जितना ज्यादा नीचे होगा उसके पास उतनी ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जो जितने ज्यादा नीचे होगा उसके पास उतनी ज्यादा टेंडेंसी है, उतनी ज्यादा कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको पूछे जा सकते हैं, डी ब्लॉक में नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। जो सबसे ज्यादा नीचे होगा ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे नीचे कौन होता है अपना, सबसे नीचे कौन होता है सर, फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये मैंने सीक्वेंस लगा दी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया। फिर यहाँ पर ध्यान से देख, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ग्रेटर विल बी द ईएमएफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दो मैंने यहाँ पर ले लिए कि एक बंदा मैंने यहाँ पर वाला लिया और एक मैंने ये ले लिया, तो एक पेयर मैंने ये ले लिया, एक पेयर मैंने ले लिया, एक बंदा ये और एक बंदा ये, तो वो ये ले लिया मैंने। तो अगर मैं इस वाले पेयर की बात करूं, इलेक्ट्रोड के इस पेयर की बात करूं, तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कम है ना, तो यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा सर, कम होगा। पर यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कि कहाँ पर ईएमएफ ज्यादा, कहाँ पर ईएमएफ कम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को पता है, वहां पर दो बंदे पकड़े मैंने, उनके बीच का डिफरेंस अगर कम होगा तो वहां पर ईएमएफ क्या होगी सर, कम होगी। और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HCl। तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कौन कर सकता है, अभी हमने बात करी थी। यहाँ पर ध्यान से देख कि जो अपना हाइड्रोजन है ना, उसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो वही बात लिखी हुई है, हमको बस यहाँ पर क्या ढूंढना है कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो कौन प्रेजेंट होता है सर, जिंक प्रेजेंट होता है, ये मैंने मार दिया टिंक। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन, ये आपका नीट 1993 में पूछा गया था। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग।
विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। यहां से ब्रोमीन कौन भगाएगा, यहां से ब्रोमीन कौन भगाएगा? अरे मेरे भाई पहले ये देख कि ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल है। सर ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, यानी नॉन मेटल के केस में जो नीचे वाला होगा ना वही तो ब्रोमीन को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। यानी बस हमको नीचे वाला खिलाड़ी ढूंढना है। ब्रोमीन से नीचे कौन आएगा, ब्रोमीन से नीचे कौन आएगा? सर ब्रोमीन से नीचे कौन आएगा? ब्रोमीन से नीचे या तो क्लोरीन आ जाएगा या फ्लोरीन आ जाएगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन ढूंढना है। ये दिख गया मुझे क्लोरीन, ये आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो पूरा खेल आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो मैंने आपको पढ़ाए थे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगी बातें। हालांकि यहाँ से आपके नीट में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पिछले 37 सालों में नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, परंतु एनसीईआरटी में दे रखा है तो पता होने चाहिए। और एक दो बार अगर आप इसको देखोगे, यहाँ से 2-3 बातें ही काम की हैं, जैसे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड बन रहा है, ठीक है। फिर जो अपने ऑक्साइड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी फ्लोराइड से भी ज्यादा होती है। तो 2-3 बातें अपने को पता होनी चाहिए, जैसे कौन कौन मिक्स्ड ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें अपनी है जो अपने को पता होनी चाहिए। जैसे अपन बात करें, जो मैग्नीज था वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड तो नहीं बना पाया, पर उसने बना दिया ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपके लिए नीट के पिछले 37 सालों के जितने भी क्वेश्चन आपके डी ब्लॉक से पूछे जा चुके हैं वो सारे यहाँ पर अटैच करा दिए, इनको भी आपका प्रैक्टिस करना। बाकी मैं आपको बाद में इसकी भी वीडियो बना दूंगा, आपको खेल समझ में आ जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो यार। आपने ये पूरा जो वन शॉट था 3 पार्ट में आया, पूरा अच्छे से देख लिया ना। अब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, अगर पूरा अच्छे से तमीज से आपने देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला नहीं है। सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। और नीट 2025 में भी जो क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है वो यहीं से आने वाला है, इन वन शॉट से ही पूछा जाने वाला है। वो मैं आपको एग्जाम के बाद बता दूंगा। पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डी ब्लॉक आपको मैंने पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ में आया। बाकी आपकी कोई राय, कोई आपको कंफ्यूजन या कोई भी आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो यार। और अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसको आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 3 में, जिसके साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।